बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद तैयब बजाज और आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स काफ़ी खुश्क समझते हैं और इसको वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि किसी भी सब्जेक्ट में हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक अपना मकाम है, एक अपनी जगह है। और ख़ास तौर पे जब बात होती है लेक्चरशिप के एग्ज़ाम की, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की, तो तब तो इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम ब्रिटिश हिस्ट्री को ही कंसिडर करते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर को ही हम इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं। लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर से अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें तो हमारे पास ग्रीक लिटरेचर जो है वो भी जो है अपनी वर्थ रखता है, अपनी अहमियत रखता है। तो ग्रीक लिटरेचर अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सिलेबसेस में शामिल कर लिया है, बीएस लेवल पे भी, मास्टर्स लेवल पे भी। तो हमने अपनी हिस्ट्री की स्टडी का जो है आगाज़ वो ग्रीक लिटरेचर से किया, और ग्रीक लिटरेचर में हमारे पास सबसे पहला जो पीरियड है वो है होमेरिक पीरियड। ये 1200 बीसी से लेके 800 बीसी तक रहा है, और इस पीरियड को कॉमनली हीरोइक पीरियड भी कहा जाता है। हीरोइक और होमेरिक मिलता जुलते अल्फाज हैं। सो इस दौर की जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इस दौर में रिटन लिटरेचर जो है वो रेयर था, बल्कि था ही नहीं। ठीक है, तो ये ओरल ट्रेडिशन जो हैं ये पास होती चली आई हैं, और डेफिनेटली इलियड और ओडेसी, होमर के जो मेजर वर्क्स हैं, मोस्ट फेमस वर्क्स, वो इस पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। और ये पीरियड जो है, दिस वाज अ कैओटिक पीरियड, जिसमें वेरियर्स, प्रिंसेस, सी ट्रेडर्स और उनके साथ साथ पायरेट्स जो हैं ये खुलेआम मौजूद हुआ करते थे। तो ये होमेरिक पीरियड जो है ओरल ट्रेडिशन का पीरियड है। इसके बाद है क्लासिकल ग्रीक पीरियड, ये 800 बीसी से 200 बीसी तक है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी जो है बीसी, दैट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स। इस एज में वो मशहूर नाम है जो हम ग्रीक लिटरेचर से पहले भी जानते हैं, जैसे एसप, प्लेटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, यूरोपेट्स, सोफोक्लीज। और ये वो वाला पीरियड है जिस दौर में मेट्रोपोलिस और पोलिस और डेमोक्रेसी, ये आइडियाज़ डेवलप हुए हैं, सिटी का आइडिया, स्टेट का आइडिया। सो दीज आर द थिंग्स that happened in the classical Greek period that continued from 800 BC to 200 BC. Okay? और some of the world's finest art, poetry, drama, architecture and philosophy originated in Athens in this age. Okay? इस पीरियड में आर्ट, पोइट्री, ड्रामा, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी जो है ये इस दौर में ओरिजिनेट हुए। इसके बाद आता है क्लासिकल रोमन पीरियड, ये 200 बीसी से लेके 455 सी तक रहा है। द ग्रीस वॉज कंकर्ड इन 146 सी। ठीक है, इस दौर के जो दो मशहूर प्ले राइट्स हैं, प्लॉटस और टेरेंस। और इसी ही दौर में 59 बीसी में जूलियस सीजर जो है ही केम इनटू पावर एज अ बिग डिक्टेटर। और उसके बाद जो है वो अगस्टस सीजर जो है 27 सीई में आया है। ठीक है, सो दिस पीरियड इज नोन एज द रोमन इंपीरियल पीरियड, द रोमन इंपीरियल पीरियड। और इस दौर के जो मेजर राइटर्स हैं, ओविड, होरेस, वर्जिल, सिसेरो, ये क्लासिकल रोमन पीरियड है। इसके बाद ये एक पीरियड है जिसका नाम है पैट्रिस्टिक पीरियड। ठीक है, इस पीरियड की जो मेजर बात है वो ये है कि ये सारे का सारा रिलीजियस राइटिंग्स का पीरियड है। ऑलमोस्ट ऑल द राइटिंग्स अवेलेबल इन दैट वेरी पीरियड वर रिलीजियस। ओके, और इसलिए इसे जो है
क्रिश्चियन राइटर्स इसमें जो थे वो ज़्यादातर सेंट्स थे। दिस इज द पीरियड व्हेन सेंट जेरोम फर्स्ट कंपाइल्ड द बाइबल। पहली जो बाइबल की कंपाइलेशन है वो इस पीरियड में हुई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एंड द रोमन एम्पायर सफर्ड इट्स डाइंग कन्वर्जन। रोमन एम्पायर तो ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो एंड पे था, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ दिस एज इज़ द कन्फेशंस। आपको इसी नाम से ये बुक नज़र आएगी अगर आप गूगल करें तो, कन्फेशंस, या सम टाइम रिटन एज कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टस या सेंट ऑगस्टाइन। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, which consists of 13 books written by Saint Augustine of Hippo and written in Latin between 397 BC and 400 AD। और ये जो बुक है, दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेंट अगस्टिन, जिसमें सेंट अगस्टिन की सिन वाली लाइफ को जो है क्रिश्चियनिटी में और बैड लाइफ को गुड लाइफ में कन्वर्ट होने की सारी स्टोरी मौजूद है। यहाँ से हमारा वो वाला ट्रेडिशनल पीरियड स्टार्ट होता है जो हम नॉर्मली बुक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, द डार्क एजेस, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। इट स्टार्टेड इन 450 एंड इट लास्टेड टिल 1066। लूजली इट स्टार्ट्स in the 5th century BC and ends in 1066 with that very incident of Norman conquest। नॉर्मन कन्क्वेस्ट के साथ जो है ना ये पीरियड ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जो टर्म है ओल्ड इंग्लिश, एंग्लीज, दिस केम फ्राम 2 जर्मैनिक ट्राइब्स। आप इसके बारे में पहले भी जानते हैं, द एंग्लीज एंड द सैक्सन्स एंड दीज ट्राइब्स अलॉन्ग विद ज्यूट्स। ये तीनों ट्राइब्स जो थे, इन ट्राइब्स ने एंग्लीज या एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, इन सब ने मिल के जो मौजूदा इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड पे 450 में अटैक किया था और इसको कॉन्कर किया था। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है जो 1066 में हुई, 1066 में, बेसिकली द नॉर्मन फ्रांस conquered England in 1066 under the headship, under the leadership of William, और इसी वजह से इसको विलियम द कनकरर भी कहा जाता है। At that time very few written resources of literature or very few written resources are available। ये भी oral tradition ज़्यादातर थी। Up to 7th century the literature was all oral। 7th century तक ये जो सारा literature है ये oral था। और चूँकि ये रिलीजियस पीरियड है, जैसे सेंट अगस्टिन की हमने कन्फेशंस की बात की, तो ये ज़्यादातर मटेरियल जो है वो चर्च की तरफ से ही था। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वर रिलेटेड टू मिथ्स, लेजेंड्स एंड सो ऑन। द लैंग्वेज स्पोकन इन दैट वेरी एज वाज कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश। ये ओल्ड इंग्लिश जो है ये 1066 तक ही बोली जाती जा रही है और इसको ओल्ड इंग्लिश का ही नाम दिया गया है। इस दौर में ये कैडमन जो है, दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स whose name is known। कैडमन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अर्लीस्ट पोएट्स में से है जिसका नाम हमें मालूम है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट वेरी एज आर अननोन। साइनवुल्फ इज वन ऑफ 12 ओल्ड इंग्लिश पोएट्स नोन बाय नेम एंड वन ऑफ द 4 whose work survived। ये जो हमारी इन डिटेल वीडियो होगी हम उस पर इसके वर्क्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये साइनवुल्फ जो है ये उन 4 लोगों में से है जिसके वर्क्स भी सरवाइव कर गए। और बियोवुल्फ के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, दिस इज एन एपिक पोएम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अलॉन्ग विद बियोवुल्फ, द वांडरर एंड द सीफेरर, ये भी इसी दौर के बुक्स हैं। इसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, विच स्टार्ट्स from the Norman conquest in 1066 and it lasts till 1500। 1066 से लेके 1500 तक है और ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट के साथ ही जो है स्टार्ट होता है, जिसमें विलियम द कनकरर जो है उसने इंग्लैंड पे अटैक किया था। विलियम द कनकरर, इसके और भी कुछ नाम हैं। ही वॉज नोन एज द नेम ऑफ ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी।
लेटर ऑन ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड विलियम वन, विलियम वन के नाम से भी जाना जाता है, विलियम वन ऑफ इंग्लैंड। एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग नेम, विलियम द बास्टर्ड। इसको कुछ लोग इस नाम से भी पुकारते रहे हैं और लिखते रहे हैं, बुक्स में भी अवेलेबल है। He was actually called William the Bastard because his parents lived together without marriage and he was born. That's why he is also called William the Bastard. इस दौर में एक बड़ी ट्रांजिशन देखने को आई है। जो ओल्ड इंग्लिश में सारी की सारी चीज़ें थी वो इस एज में आके सारी चेंज हुई हैं, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। These transitions were majorly seen in language, in culture and in the lifestyle of the people. So a form of modern, recognizable modern English. Okay? बहुत important point है कि इस दौर में वो वाली इंग्लिश जो है establish हुई जिसको हम recognizable modern English कहते हैं. It was clearly visible and well recognized. Much of the Middle English writings are religious in nature. Later on secular literature started coming. यहाँ starting लिखा हुआ है, it should be written like started coming. कि इस एज में भी, इस पीरियड में भी मेजॉरिटी राइटिंग जो हैं वो रिलीजियस हैं और वो क्रिश्चियनिटी से आई हैं, चर्च से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो है लेटर एंड पे हमें कुछ सेकुलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर भी मिलता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक कंपाइल्ड इन दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द डूम्सडे बुक, द डूम्सडे बुक। It was compiled in the year 1086 by William the Conqueror। और इस बुक की खूबी ये है कि ये एक तरह की लॉग बुक थी, एक तरह की एंट्रीज बुक थी जिसमें लैंड, रेवेन्यू, प्रोड्यूस यानी पैदावार, टैक्सेस और लैंड्स की और प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप का रिकॉर्ड था। और वो रिकॉर्ड दो तरह से मेंटेन था, बिफोर द कॉन्क्वेस्ट एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट। तो ये एक बड़ी जामे किस्म की किताब जो है वो विलियम द कॉन्करर ने ये लिखवाई थी, डूम्सडे बुक, और इसमें सारी प्रॉपर्टी का जो है वो रिकॉर्ड था। द एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स एंड द नोबिलिटी ऑफ इंग्लैंड इन दिस पीरियड एंड इट रिमेन्ड फॉर नेक्स्ट 3 सेंचुरीज। इस पीरियड में 3 सेंचुरीज जो हैं ये फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच जो है ये एज अ लैंग्वेज, नोबिलिटी की लैंग्वेज के तौर पे और किंग्स और क्वींस की लैंग्वेज के तौर पे ये यूज़ होती रही। अच्छा, नोबिलिटी और एलीट क्लास की फ्रेंच लैंग्वेज थी, लेकिन जो पिजांट्री है और लोअर क्लासेस हैं, एवरीडे कॉमन मैन है, जो प्ले मैन है, जो कि 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी, उनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रही है। एंड दीज पीपल द लोअर क्लासेस, इनको जो है दे वर लुक डाउन अपॉन, इनको हकारत के निगाह से देखा जाता था। सो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो नॉर्मन दैट इज़ यूजुअली रिफर्ड टू एज मिडल इंग्लिश। हमने बात की पहले ओल्ड इंग्लिश की कि जो डार्क एजेस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसको ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, लेकिन इस पीरियड में ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच के मिक्सचर से जो नई लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती जा रही है उसका नाम जो है ये मिडल इंग्लिश है। द मिडल इंग्लिश हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन इट। फ्रेंच और इटालियन दोनों का जो है इन्फ्लुएंस इस इंग्लिश पे था, ठीक है। और मोर देन 10,000 वर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटर्ड इन इंग्लिश। ये फ्रेंच के 10,000 के राउंड अबाउट और इटालियन के वर्ड जो हैं या वो इंग्लिश में एंटर हुए या उन्होंने इंग्लिश को वर्ड्स को चेंज किया, या चेंज नहीं भी किया तो वो समहाउ उनका इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है। You can just have a look at this example that in 858 lines of the prologue to the Canterbury Tales, almost 500 different French loan words occur. कि प्रोलॉग की 858 लाइन में 500 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो फ्रेंच के हैं, जो फ्रेंच से लोन लिए गए हैं। दिस
पीरियड विटनेस द बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कहा जाता है कि ये जो पीरियड था इसने ट्रू इंग्लिश लिटरेचर की बर्थ को विटनेस किया है। इससे पहले जो है वो ट्रू इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। Apart from Chaucer, Thomas Malory, Robert Henderson are main figures, main writers of this age. Okay. और चौसर से आप बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। चौसर began writing his famous Canterbury Tales in early 1380s. And Chaucer introduced many new words into the language, up to 2000 by some counts. ठीक है, आपने देखा कि उसकी Canterbury Tale में ऑलरेडी 500 फ्रेंच वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो वर्ड्स भी इंग्लिश का पार्ट बन गए हैं। और चौसर जो है ये 2000 नए अल्फाज इसने कॉइन किए हैं। ठीक है, और वो कैसे कि दीज वर्ड्स एक्चुअली एंटर्ड इनटू एवरीडे यूज़। ठीक है, एवरीडे यूज़ में भी आए हैं, लेकिन फर्स्ट अटेस्टेड इन चौसर्स रिटन वर्क्स। उससे पहले बोले जाते थे, बट चौसर वाज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट दोज वर्ड्स इनटू रिटन लैंग्वेज, और फिर रिटन लैंग्वेज में आने के बाद ही वो जो हैं वो परमानेंट हुए। There are certain events that took place in this period. In the year 1337, 100 years war began. It started between England and France. In 1384, John Wycliffe produced the translation of the Bible in English. इंग्लिश में जो है बाइबल की ट्रांसलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो पहली दफ़ा किसने किया है? जॉन विक्लिफ ने 1384 में। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसने आगे चल के लिटरेचर की जो है शक्ल बदली। ठीक है, वो ये था कि 1474 में प्रिंटिंग प्रेस जो है ये जर्मनी से सफ़र करके कहाँ पहुँची है? इंग्लैंड पहुँची है। और इसको लेके कौन आ रहा है जी? विलियम कैक्सटन। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, व्हेन, बाय होम, व्हाट इट वाज। ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये 1474 में विलियम कैक्सटन जो है वो इंग्लैंड से जर्मनी लेके आया। तो यहाँ तक हमारा मिडल इंग्लिश पीरियड जो है, ग्रीक पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडल इंग्लिश पीरियड का पार्ट ख़त्म होता है। अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्रीक और इंग्लिश लिटरेचर के पहले 2 पीरियड्स डिस्कस किए थे। इसमें सबसे पहले हमने होमेरिक या हीरोइक पीरियड डिस्कस किया जो 1200 BC से लेके 800 BC तक है। उसके बाद हमने क्लासिकल ग्रीक पीरियड डिस्कस किया जो 800 BC से 200 BC तक है। उसके बाद हमने क्लासिकल रोमन पीरियड डिस्कस किया जो 200 BC से 455 AD तक था। और उसके बाद जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, जो ट्रू इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है 450 to 1066 AD। और देन हमने डिस्कस किया था मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500 AD। तो अभी हम आगे नेक्स्ट जो है वो 1500 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और इस पीरियड का नाम है द रेनेसांस। रिनाइसेंस भी कहा पढ़ा जाता है, रेनेसांस भी पढ़ा जाता है। तो ये पीरियड जो है ये 1500 से स्टार्ट होके 1660 तक आता है। तो द वर्ड रेनेसांस इज अ बेसिकली फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है रीबर्थ। और ये रीबर्थ जो है इंग्लिश लिटरेचर में या नॉलेज के हवाले से ये रीबर्थ ऑफ आर्ट है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग है। और ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी इटली में, इट डिडंट स्टार्ट इन इंग्लैंड। और सम ऑफ द क्रिटिक्स कॉल रेनेसांस एज अर्ली मॉडर्न पीरियड। कुछ लोगों का ये ख्याल ये है कि ये मॉडर्न पीरियड का अर्ली फेज़ था 1500 से जो स्टार्ट हुआ था। There are certain characteristics of Renaissance जिसमें सबसे पहले हम ह्यूमनिज़म है, कल्चरल रीबर्थ है, रीबर्थ ऑफ साइंस है, अवेयरनेस ऑफ नेचर है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग है, लाइब्रेरीज का स्प्रेड है, सेल्फ अवेयरनेस है और स्प्रेड ऑफ नॉलेज है।
बेसिकली तो जो रिनाइसेंस का पीरियड है, इसमें जो जो ट्रू स्पिरिट था वो मैन रिलेशन विद मैन रिलेशन विद गॉड और मैन रिलेशन विद हिज ओन सेल्फ, ये इसका ट्रू स्पिरिट था। तो हमारे पास रिनाइसेंस की आगे जो है 4 फर्दर सब डिवीजन्स हैं। रिनाइसेंस पीरियड को 4 सब एजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 द एलिजाबेथन एज, नंबर 2 द जैकोबियन एज, नंबर 3 द कैरोलिन एज एंड नंबर 4 द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये 1558 से लेके 1660 तक ये 4 पीरियड इसमें आते हैं, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और कॉमनवेल्थ पीरियड। आइए डिस्कस करते हैं। एलिजाबेथन एज स्टार्ट फ्रॉम 1558 and ends in 1603. This Elizabethan age is called the highest point of Renaissance. इसको पीक पॉइंट भी कहा जाता है कि ये रिनाइसेंस का हाईएस्ट पॉइंट था, पीक पॉइंट था, ठीक है। और इसकी जो स्टार्ट है 1558 से स्टार्ट हुआ है, ये रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन था और इन्हीं की वजह से ही इसको एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये इंग्लिश ड्रामा का गोल्डन एज है। और इस पीरियड में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे ड्रामेटिस्ट में तो मार्लो और शेक्सपियर के नाम जो हैं ये ग्रेटेस्ट नाम हैं, जबकि बेकन, स्पेंसर, वॉल्टर राले, ये भी एलिजाबेथन एज से ताल्लुक़ रखते हैं। इस एज में जो बहुत ज़्यादा अरूज पे चीज़ें पहुंची उनमें सोनेट शामिल है, स्पेंसेरियन स्टांजा इसी दौर में आया और ब्लैंक वर्स ये इसी एलिजाबेथन एज की प्रोड्यूस हैं, इसी की पैदावार। द सेकेंड एज इज़ द जैकोबियन एज 1603 to 1625। ये जो जैकोबियन एज है ये बेसिकली जेम्स वन जो है उनके नाम पे ली गई थी, जेम्स वन इन इंग्लैंड। और ये जेम्स वन इन इंग्लैंड जो था, यही जेम्स जो है स्कॉटलैंड में जेम्स 6 कहलाता था, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये जेम्स वन इन इंग्लैंड और जेम्स 6 इन स्कॉटलैंड जो है ये वन एंड द सेम पर्सन। इस दौर में भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे जॉन डन, शेक्सपियर, बेकन, ड्राइटन, जॉन वेबस्टर, एलिजाबेथ कारे, बेन जॉनसन, लेडी मैरी रॉथ। शेक्सपियर के जो सबसे मशहूर ड्रामाज हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेज इंक्लूडिंग किंग लेयर, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, ये जो हैं ये तीनों प्लेज जो हैं ये यही इसी जैकोबियन एज में लिखे गए थे, जेम्स वन के एज में लिखे गए थे। और इस दौर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि किंग जेम्स की जो बाइबल की ट्रांसलेशन है वो भी इसी दौर में सामने आई है। जॉर्ज चैपमैन, ये दूसरा बड़ा मेजर वर्क है, ठीक है। एक तो ये बाइबल की ट्रांसलेशन ये इसी एज में आई, दूसरा होमर और इलियड, होमर की इलियड और जो ओडेसी हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको चैपमैन ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, वो भी इसी एज में, इसी जैकोबियन एज में ही कंप्लीट हुई, ठीक है। और इस दौर की एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स जो है वो इसी एज में डेवलप हुई कि ह्यूमन बिहेवियर जो हैं वो उनके 4 ह्यूमर्स से बनते हैं। ये साइकोलॉजी में बड़ी डिस्कस होता है। नंबर 1 द ब्लड, नंबर 2 फ्लैम, नंबर 3 येलो बाइल और नंबर 4 ब्लैक बाइल। इन्हीं 4 ह्यूमर से ही ह्यूमन के बिहेवियर्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैकोबियन एज में जो बड़ा नाम है वो बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन का कुछ मेजर वर्क्स हम देख लेते हैं। वॉलपॉन बहुत मशहूर है बेन जॉनसन का, जिसको ट्रांसलेट किया गया, जिसका मतलब जो है वो स्लाई फॉक्स है। उसके बाद एपिक्वाइन, द साइलेंट वीमेन, ये भी बेन जॉनसन का बहुत मशहूर वर्क है। द अल्केमिस्ट, वेरी मच वेल फेमस अल्केमिस्ट, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर,
एवरी मैन, आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये सारे के सारे बेन जॉनसन के प्रोमिनेंट वर्क्स हैं। देन कम्स द कैरोलिन एज, स्टार्ट्स फ्रॉम 1625 एंड एंड्स इन 1649। ये कैरोलिन एज जो है ये चार्ल्स वन की जो है एज उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टर्म कैरोलिन है बेसिकली इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैरोलस। ये कैरोलस से डिराइव किया गया है जो बेसिकली लैटिन में चार्ल्स के इक्वल है। तो इसलिए चार्ल्स वन जो है इसकी एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। इस एज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कैवेलियर पोएट्स हैं। कैवेलियर पोएट्स इस एज में फ्लरिश हुए, दे रीच देयर हाईएस्ट पॉइंट। कैवेलियर पोएट्स वो वाले पोएट्स थे जो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। They were the supporters of King Charles, ठीक है, जिनमें थॉमस कैरो, रिचर्ड लवलेस और जॉन सकलिंग शामिल हैं। और ये जो कैवेलियर पोएट्स हैं इनकी बड़ी खूबी ये थी कि ये किंग के सपोर्टर थे और जो ट्रेडिशनल इश्यूज थे उनसे ये अवॉइड करते थे। जो ट्रेडिशनल इश्यूज ऑफ लव है, ब्यूटी है, रिलीजन है, उनसे ये अवॉइड करते थे। जबकि इनके वर्क का मेजर जो कॉन्सेप्ट था वो किंग की सपोर्ट था। Their poetry aims to express the joys and celebrations in a much livelier way. Fine. कैरोलिन एज में मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, कैथरीन फिलिप्स, मेटाफिजिकल पोएट्स का अरूज का दौर था। मिल्टन, बर्टन, जॉर्ज हर्बर्ट ये भी इसी दौर के नोटेबल फिगर्स हैं। और इस दौर में जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी राइज ऑफ प्योरिटनिज्म, कि प्योरिटनिज्म जो है वो इस एज में राइज हुआ। और ये प्योरिटनिज्म है क्या? दिस इज़ अ रिलीजियस रेफॉर्मेशन मोमेंट, कि ये रिलीजन में रेफॉर्मेशन की एक मोमेंट है। इट्स इनिशियल गोल वाज रिमूविंग एनी रिमेनिंग लिंक्स टू कैथोलिसिज्म। ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे और ये चाहते थे कि कैथोलिक्स का जो कोई भी अगर इन्फ्लुएंस रह गया उसको भी रिमूव कर दिया जाए। कहाँ से? विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। Then comes the Commonwealth period, the fourth period. The name of this period is Commonwealth period because it's the climax of Commonwealth age, named for the period between the end of English Civil War and the restoration of Stuart monarchy. कि ये रेस्टोरेशन स्टुअर्ट मोनार्की के बीच में और सिविल वॉर के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो इस दौर में रूलर था। ही वॉज ए प्योरिटन, ओलिवर क्रॉमवेल। और इस दौर की एक बात ये है कि इस दौर में पब्लिक गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं थी और उसी पब्लिक गैदरिंग को ही अवॉइड करने के लिए इवन थिएटर्स को भी क्लोज कर दिया गया था। और ड्रामा जो है वो इस एज में बहुत सफ़र करके आया है। ड्रामा सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगरचे पॉलिटिकल राइटिंग्स और इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी थी, लेकिन जॉन मिल्टन और टॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल राइटिंग जो है वो इसी दौर में आई। थॉमस फुलर, एब्राहम काउले एंड एंड्रयू मार्वेल वर द मेजर फिगर्स ऑफ दिस एज। अंडर Cromwell's Puritan dictatorship, John Milton continued to write. The next period is Neoclassical period, which starts in the year 1600 and ends in the year 1798. इसी पीरियड को एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। एनलाइटनमेंट क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेवरेंस फॉर लॉजिक एंड डिस्डेन ऑफ द सुपरस्टिशन, कि लॉजिक जो है वो इस दौर में उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेवरेंस, उसकी वर्थ जो है वो बढ़ गई है और जो सुपरस्टिशन है उनके खिलाफ नफरत और डिस्डेन के एलिमेंट्स जो हैं वो पा गए। न्यू क्लासिकल रेफर्स टू द इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर अपॉन दिस सेंचुरीज। इसको न्यू और क्लासिकल से अगर हम पढ़ें तो इसकी आसानी से समझ आएगी कि ये बेसिकली था क्या, कि ये जो क्लासिकल लिटरेचर है उसका जो इन्फ्लुएंस है
इन सेंचुरीज में 1600 से लेकर 1798 तक इस पे वो बड़ा क्लाइमैक्स पे था और इसी की वजह से इसको न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। दिस इज द पीरियड ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। और यहाँ दिस के स्पेलिंग जो है वो एच मिसिंग है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये पीरियड बहुत कंफर्टेबल था। एंड लिटरेचर वाज मार्क्ड विद ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। ये न्यू क्लासिकल लिटरेचर की यही तीन खूबियाँ भी है, ऑर्डर, एक्यूरेसी और वेल स्ट्रक्चर्ड। The emphasis on self-reflection meant that yarns like diaries, letters, essays were more popular. चूँकि सेल्फ रिफ्लेक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लाइक या बायोग्राफिकल वर्क्स लाइक डायरीज, लेटर्स, एसेज ये उस वक्त बहुत पॉपुलर थे। द न्यू क्लासिकल पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द रेस्टोरेशन एज, द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इन तीन एजेस जो हैं इनको हम आगे भी चल के थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। द रेस्टोरेशन एज, द ऑगस्टन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन पीरियड, basically this is called restoration because of a British king's restoration to his throne after a long period of Puritan domination in England। वो जो क्रॉमवेल के ज़ेर तसल्लुत इंग्लैंड रहा, उसके बाद जब किंग की रेस्टोरेशन हुई तो इसी रेस्टोरेशन की वजह से ही इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और ये जो पीरियड है, दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू puritanical age, especially the theatre. Dominance of French and classical influence on the poetry and drama was very much। और इस दौर के मेजर फिगर्स में ड्राइडन, लॉक, सर विलियम टेम्पल, सैमुअल पेपस और एफ्राबेन शामिल हैं। The restoration comedies were very much developed in this age। restoration comedies बड़े अरूज पे थी इस दौर में। Playwright like William Congreve and John Dryden got fame from the comedies of manner। बहुत important point है, कॉमेडी ऑफ मैनर जो है इसको हम अलग से भी तैयार करेंगे। सेटायर बिकेम क्वाइट पॉपुलर, जो कि कॉमेडी है तो डेफिनेटली सेटायर भी होगा। सैमुअल बटलर, एफ्राबेन, जॉन बनियन और जॉन लॉक जो हैं वो इस दौर के मेजर राइटर्स हैं। देन कम्स द ऑगस्टन एज 1700 to 1745। इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, हैव बीन आस्क्ड इवन वंस इन अ क्वेश्चन, ठीक है। और इस दौर में पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन और जोसेफ एडिसन ये मेजर फिगर्स हैं। द पोएट्री वाज एक्चुअली फुली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ही बिकेम मास्टर इन सैटायर एंड हीरोइक कपलेट। ये उसकी फेम है, ठीक है। सैटायर और हीरोइक कपलेट का वो मास्टर है। और इसी ने ही, पोप ने एक क्लब की बुनियाद रखी थी, स्क्रिबलरस क्लब 1713 में, जिसमें पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन ये सब लोग शामिल थे। एक इनफॉर्मल सा क्लब था राइटर्स का। और इसी दौर में वॉलेटायर जो है वो बड़ा मशहूर फ्रेंच राइटर था। जिस दौर में इंग्लैंड में पोप, स्विफ्ट, ड्राइडन ये लोग मशहूर थे, उस दौर में वॉलेटायर जो है वो फ्रेंच राइटर के तौर में मशहूर था। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अगर प्रीवियस एज को एज ऑफ पोप कहा जाता है तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। जॉनसन जो डॉक्टर जॉनसन के नाम से मशहूर है। और ये एक ट्रांजिशन थी आगे आने वाला पीरियड यानी रोमांटिसिज्म की तरफ। सैमुअल जॉनसन, मोस्टली नोन एज डॉक्टर जॉनसन, एडमंड बर्की, एडवर्ड गिब्बन, हिस्टर लेंच ट्रेन, जेम्स बॉसवेल, ये इस दौर के मशहूर राइटर हैं। और क्योंकि नावल जो है इसी दौर में फ्लरिश हुआ। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न ये इसी दौर के नावलिस्ट हैं। और पोएट्स जो हैं वो विलियम कॉपर और थॉमस पर्सी हैं। पिछले लेक्चर में हमने
रिनाइसेंस को डिस्कस किया, और रिनाइसेंस पीरियड की हमने 4 डोमेन डिस्कस की, जिसमें एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड शामिल है। उसके अलावा हमने न्यू क्लासिकल पीरियड को डिस्कस किया, जिसके आगे फर्दर 3 डोमेन हमने डिस्कस किए, द रेस्टोरेशन पीरियड, द ऑगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आगे हम डिस्कस करेंगे द रोमांटिक एज, which starts in the year 1785 and moves until 1832. Sorry. इस एज की, इस पीरियड की जो बिगिनिंग डेट है, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, ये डिबेटेड है, ठीक है। 1785 जो है ये न्यू क्लासिकल एज का एंड है। सम ऑफ द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन के रोमांटिक एज यहीं से स्टार्ट हुई 1785 से, ठीक है। जबकि 1798 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कुछ लोग इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इसके हक में हैं 1798 के, वो इसको विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज की, सैमुअल टेलर कॉलेज की जो कंबाइन वर्क था लिरिकल बैलेड्स, इसके पब्लिकेशन ईयर को 1798 को कहते हैं कि जी ये यहाँ से एक्चुअल में रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि जो लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन ईयर है 1798, यही इसका एक्चुअल स्टार्ट पीरियड है रोमांटिक एज का। तो जो रोमांटिक पोएट्स हैं, आपने रोमांटिसिज्म के बारे में बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, ठीक है। तो रोमांटिक पोएट्स जो हैं, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दे रोट अबाउट नेचर, they wrote about imagination, and they were more concerned with individuality. ये जब हम रोमांटिसिज्म पे अलग से डिस्कशन करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इसको फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। रोमांटिक पीरियड में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पर्सी बिशे शेले, थॉमस डी क्विंसी, जेन ऑस्टन, मैरी शेले। अगरचे जेन ऑस्टन ने पोइट्री नहीं की है, शी इज़ वेरी मच कंसर्न विद हर लिमिटेड रेंज ऑफ द नावल्स, लेकिन वो भी इसी दौर में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। शी इज़ टिपिकली नॉट कैटेगराइज्ड विद द मेल रोमांटिक पोएट्स। ये बाकी जो इस लिस्ट में नाम है, ये जेन ऑस्टन उनके साथ ऑलमोस्ट नहीं कंसिडर की जाती। इन अमेरिका दिस पीरियड इज़ मिरर्ड इन द ट्रांसेंडेंटल पीरियड। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है ये अमेरिका में इस दौर में था, विच रैंक फ्राम 1830 टू ऑलमोस्ट 1850। और अमेरिका में राल्फ वाल्डो एमर्सन और थ्योरो, ये इसके बहुत बड़े राइटर्स हैं। इसी दौर में एक छोटा सा पीरियड जो है वो गोथिक राइटिंग्स का भी आता है, इसको गोथिक पीरियड भी कहा जाता है, गोथिक एज, गोथिक राइटिंग्स भी कहा जाता है। ये रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड को ओवरलैप करता है ये पीरियड। और ये जो गोथिक राइटिंग्स हैं, ये हॉरर नावल्स की जो हैं ये प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। आप ये कह लें कि ये गोथिक राइटिंग है, दे वर प्रोलॉग टू द हॉरर राइटिंग्स, ठीक है। इस गोथिक राइटिंग की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिस्ट्री, फियर, ओमन्स, सुपरनेचुरलिज्म, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, नाइटमेयर्स, रोमांस, विलन्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सारी की सारी गोथिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आपको सारी गोथिक राइटिंग में मिलेंगी, फियर्स, ओमन, सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़, पुरस्कार किस्म के नावल थे। देन कम्स द विक्टोरियन पीरियड फ्राम 1832 टू 1901। ये क्वीन विक्टोरिया के नाम से इस पीरियड को विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है, जो कि 1837 में उन्होंने तख्त पे कदम रखे, और शी लास्टेड ऑन द throne until 1951, until her death. This time, the Victorian period was a time of great social, religious, intellectual and economic issues. इस दौर में ये issues जो हैं ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। This period is very much popular, very much influential, और ये सारे के सारे जो वर्ल्ड लिटरेचर्स हैं और इंग्लिश लिटरेचर हैं, ये पीरियड उस पीरियड पे हावी नज़र आता है आपको। इस दौर के पोइट्स रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोज़ेटी, अल्फ्रेड टेनिसन,
मैथ्यू आर्नल्ड। एसेस्ट बड़े मशहूर इस पीरियड में रहे, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, वाल्टर पैटर। फिक्शन राइटर और नावलिस्ट, ये नावल के अरूज का दौर है। चार्ल्स डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, बेसिकली दे वर 3 सिस्टर्स, चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ गास्केल, जॉर्ज इलियट, जो कि बेसिकली मैरी एन इवंस थी, जॉर्ज इलियट के नाम से मशहूर थी, उनका पेन नेम है। एंथनी ट्रॉलप, थॉमस हार्डी, विलियम मैकपिस थैकरे एंड सैमुअल बटलर। तो ये फिक्शन के या नावल के बड़े बड़े नाम हैं। Victorian period is further subdivided into 2 phases. The Pre-Raphaelites from 1848 to 1860 and Aestheticism from 1880 to 1901. We will talk about these periods in detail in our exclusive videos. उसके बाद आता है जी एडवर्डियन पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1914। ये किंग एडवर्ड 7 के नाम से मशहूर है, किंग एडवर्ड 7, who was on throne after the Victoria's death and until the outbreak of World War I. Okay. इस दौर के बड़े मशहूर नाम जो हैं ये जोसेफ कॉनरैड, फोर्ड मैक्सफोर्ड, रडियार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स। और इसमें इस दौर में जो मशहूर पोइट्स हैं अल्फ्रेड नोएस, W.B. यीट्स और ड्रामेटिस्ट जेम्स बैरी, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, जॉन ग्लासवर्दी, ये इस दौर के ड्रामेटिस्ट हैं। इसके बाद जो है ये मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड ट्रेडिशनली हम कहते हैं जी वर्ल्ड वार 1 के बाद वाला पीरियड, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद शुरू हुआ है वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है। इसके वर्ल्ड वार 1 के बाद जो मॉडर्न पीरियड है इसने क्लासिकल लिटरेचर और प्रीवियस जो लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है उसकी तकरीबन शक्ल को चेंज ही कर दिया। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड है, स्पेशली विद रेफरेंस टू स्टाइल, मैटर, फॉर्म, नैरेटिव, हर एक चीज़ में इसमें बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन आपको नज़र आएगी। और डेफिनेटली राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट है, कंटेंट्स भी डिफरेंट हैं, टॉपिक्स जो हैं वो क्लासिकल पीरियड से हट के हैं काफ़ी। इस दौर में जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डोस हैक्सले, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनरैड, डोरोथी रिचर्डसन, E.M. फॉस्टर, डोरिस लेसिंग शामिल हैं। यीट्स, इलियट, W.H. आर्डन, शामसीनी, विल्फ्रेड ओवेंस। ड्रामेटिस्ट में G.B. शाह, सैमुअल बैकेट, हैरोल्ड पिंटर, कार्लाइल चर्चिल, ये लोग शामिल हैं। मॉडर्न पीरियड के बाद है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये 1945 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आके कहीं वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो रही है। और इसकी अभी एंडिंग के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रनिंग पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ये मॉडर्निज्म का रिस्पॉन्स है। इट वाज इन रिस्पॉन्स टू द मॉडर्निज्म दैट केम द पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी और क्रिटिसिज्म जो है वो इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की पैदावार है। और इस दौर के नोटेबल राइटर्स वही हैं ऑलमोस्ट जो आपको, कुछ लोग तो वही हैं जो आपको मॉडर्न पीरियड में नज़र आएंगे, जैसे सैमुअल बैकेट, जोसेफ हेलर, एंथनी बर्जेस, जॉन फाउल्स, पेनेलोपे एमलेवली और आयन बैंक्स। मैनी पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स रोट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एज वेल। ये मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ पीरियड है, मिलता जुलता पीरियड है। तो दोस्तों ये हमारी 3 वीडियोज़ जो हैं इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड्स को डिस्कस किया है और इसमें हमने बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें रखी हैं ताकि आपको हिस्ट्री के एजेस की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, लेक्चर इंग्लिश के हवाले से कोई सवाल हैं तो आई एम ऑल द टाइम देयर टू आंसर यू। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने को हाजिर हूँ।